गांव रायपुर कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों की आंखों में बस प्यास और चिंता बाकी थी। इसी गांव में एक किसान था, रजनीश, जो हर दिन अपनी सूखी जमीन को देखता और ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करता। हाय राम, सब सूख गया ना। खेत में अन्न बचा, न कुएं में एक बूंद पानी। लगता है इस बार धरती माँ ने हमसे मुंह ही फेर लिया। आखिर कब बरसेगा पानी? इतने में पीछे से आवाज आती है। ए रजनीश, क्या हाल है रे? तू भी खेत में आके सूखी मिट्टी को ही ताक रहा है। क्या करूं, अब तो मिट्टी भी सूख गई है। खेत देख जैसे राख बन गया हो। हाँ भाई, सबका यही हाल है। कुएं में पानी नहीं है और तालाब में कीचड़ तक सूख गया है। और ऊपर से ये गर्मी, जैसे आसमान आग बरसा रहा हो। नीरज मुखिया जी बोले थे कि राजा मानिश सिंह से मदद मांगने चलेंगे, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। रांधव चारों ओर नजर डालता है, फिर धीरे से बोलता है। अरे सुना तो मैंने भी यही था। चल मुखिया के पास चलते हैं, शायद कुछ सोच रहे हों। दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव के चौपाल पर मुखिया नीरज बैठे हैं। उनके सामने कुछ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। भाइयों, अब तो हाल ऐसा है कि न कुएं में पानी न तालाब में नमी। खेत सूख रहे हैं। अगर जल्दी ही कुछ न हुआ तो गांव उजड़ जाएगा। रजनीश और राघव वहां पहुंचते हैं। मुखिया जी, कुछ सोच पाए आप? अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हाँ बेटा रजनीश, सोच तो रहा हूं। अब एक ही उपाय है। राजा मानिश सिंह के पास चलना पड़ेगा। वही हैं जो मदद कर सकते हैं। राजा वही मानिश सिंह जो महल में सोने की दीवारों के बीच रहता है। उसे क्या मालूम सूखे का दर्द क्या होता है। फिर भी हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। हमें आज ही चलना पड़ेगा। दोपहर की तपती धूप में तीनों, रजनीश, राघव और मुखिया नीरज, राजा मणिपुर के राज्य की ओर निकलते हैं। रास्ता लंबा था, धूल भरी हवाएं उड़ रही थीं। हे रजनीश, ये सूरज तो जैसे आज दुश्मन बन गया है। पैर जल रहे हैं, मगर क्या करें, उम्मीद ही तो है जो चल रही है। हाँ राघव, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। चल भाई, थकना मत। गांव के बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं। तीनों महल पहुंचते हैं। राजा महेश सिंह दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। प्रणाम महाराज, मैं रायपुर गांव से आया हूं। ये हमारे मुखिया नीरज जी हैं और ये मेरे साथी राघव। कहो किसान, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, हमारे गांव में 3 बरस से बारिश नहीं हुई। तालाब और कुएं सूख गए हैं। लोग प्यासे हैं, पशु मर रहे हैं। आपसे विनती है, कुछ मदद कीजिए। राजा ठहाका मारता है। दरबारी भी हंसने लगते हैं। अरे तो मैं क्या करूं? बादलों से कहो कि चलो भाई रायपुर में बरस जाओ। कितने गांव हैं मेरे राज्य में, सबको पानी दूंगा क्या? महाराज, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, बस इंसानियत की उम्मीद रखे थे। ए जुबान संभाल किसान, मेरे दरबार में ऐसे बोलने की हिम्मत? जाओ यहां से, वरना पहरेदारों से कहकर निकलवा दूंगा। क्षमा करें महाराज, हम जा रहे हैं। तीनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आते हैं। सूरज अब ढलने को है। उनके कदम भारी है, चेहरों पर निराशा। देख लिया रजनीश, यही है हमारे राज्य का न्याय। गरीबों की पुकार उसे सुनाई ही नहीं देती। सही कहता है तू देवा। ऊपर वाले ने हमें सूखे से मारा और राजा ने अपमान से। अब एक ही राह बची है, धनराज सेठ की। सुना है उसके तालाब में अब भी पानी है। क्या? जब पूरे इलाके के तालाब सूख गए तो उसका कैसे भरा है? कुछ कह नहीं सकता बेटा, शायद उसने कोई व्यवस्था की हो, पर अभी वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, सुबह होते ही चलेंगे सेठ के पास। चाहे जैसा भी आदमी हो, गांव वालों के लिए दरवाजा खटखटाना ही होगा। तीनों अपने घर लौटते हैं। रात का समय। भीमा अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी सुनीता आकर कहती है,
कहाँ थी दिन भर? कुछ खबर लाए? गया था राजा कनक सिंह के दरबार। वो सुनते तो है नहीं, हंसकर भगा दिया। तो अब क्या होगा? बच्चे प्यासे सो रहे हैं। आज तो घरे में बस 2 बूंद बची है। मुखिया जी कह रहे थे कल धनराज सेठ के पास जाएंगे। सुना है उनके तालाब में पानी है। वो सेठ जिसकी हवेली में गरीब की आंखें गूंजती है, वो भला हमारी क्या मदद करेगा? पता नहीं सुनीता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगर कुछ नहीं किया तो ये गांव उजड़ जाएगा। भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए, वरना अब तो जान भी इस प्यास से सूख जाएगी। रजनीश आसमान की ओर देखता है। चांद में चारों ओर धुंधली परत है। ऊपर वाले अगर तू है तो एक बार हमारी सुन ले। हम तेरे बच्चे हैं, थोड़ी रहमत बरसा दे। अगली सुबह सूरज फिर से उसी आग की तरह उगता है। सुनीता आंगन में बर्तन उलट पलट कर देख रही है। बस इतना ही पानी बचा है। भगवान जाने आज कैसे गुजारा होगा। तभी रजनीश बाहर आता है और सुनीता से कहता है, मैं निकल रहा हूं। मुखिया बाबूलाल और देवा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही सेठ धनराज से मिलने जा रेम्ब्रेस हैं। धनराज सेठ से वो आदमी तो गरीबों का खून चूसने वाला है। रजनीश पिछली बार जब किसी ने उससे उधार मांगा था, उसने उनके घर का दरवाजा तक बिकवा दिया था। तुम थोड़ा संभल कर रहना। जानता हूं सुनीता, मगर अब कोई चारा भी तो नहीं है। अगर राजा मानिश सिंह ने दरबार से भगा दिया, अब आखिरी उम्मीद वही है। अगर वो भी मना कर देंगे तो शायद गांव बचाना मुश्किल होगा। सुनीता की आंखें भीग जाती है। ठीक है, तुम जाओ। भगवान करे वो सेठ नरमी दिखा दे। बस जल्दी लौट आना, बच्चे दिन भर इंतजार करते हैं। रजनीश उसकी ओर देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है और निकल पड़ता है। मुखिया बाबूलाल, रजनीश और राघव गांव के साहूकार धनराज की हवेली पर पहुंचते हैं। हवेली के चारों ओर हरे पेड़ थे और पास में ही एक बड़ा तालाब था। दीवारों पर सोने की कलाकारी और बाहर दरवाजे पर 2 बड़े पहरेदार खड़े हैं। देखो बेटा, यही है सेठ धनराज की हवेली। कहते हैं इसका तालाब कभी सूखता नहीं। भगवान जाने कैसे। अरे बाप रे, बाहर सब मर रहे हैं प्यास से और यहां पानी बह रहा है। ये कैसा इंसाफ है रे बाबा। कहो भैया, क्या सेवा करूं तुम्हारी? मालूम पड़ा है गांव में सूखा पड़ा है, क्या ये सच है? हाँ सेठ जी, हाल बहुत बुरा है। तालाब सूख गए, कुएं खाली हैं। आपके तालाब में अब भी पानी है।